गाइस, तो जैसा कि हमारा हेलो गाइस, तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर 5 की सीरीज चल रहा था और लगभग हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो जैसा कि हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज चल रहा था, तो हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या है, प्रथम अफीम युद्ध का क्या था और इसके क्या क्या कारण है प्रथम अफीम युद्ध का, वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रथम अफीम युद्ध के कारण और क्या था। देखिए, इनका शुरुआत हुआ था 1839 को और अंत हुआ 1842। ठीक है, लगभग 3 साल ये चला था। ठीक है, 3 साल। तो हुआ क्या है सुनिए। और किन के कौन किन देश के बीच हुआ था, तो ये एक चीन के और ब्रिटेन के बीच हुआ था। किन किन देशों के बीच? चीन और ब्रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी तहत लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 10 का ऑब्जेक्टिव आता है 20 मार्क्स का। तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था? स्थान का नाम क्या था? पूर्वी चीन। पूर्वी चीन में हुआ था ये। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ था इसमें, अब वो समझिए। देखिए, चीन चीन का जो चीन राजवंश था और ब्रिटेन के बीच चल रहा है एक विवाद, मतलब व्यापार का विवाद जो बहुत कई वर्षों से चला आ रहा था, वो इतने चरम अवस्था में पहुंच गए थे, इतने चरम अवस्था में पहुंच गए थे कि क्या ही बोले। ये प्रथम अफीम युद्ध के कारण, क्योंकि इनका मुख्य कारण क्या था? जो व्यापार था वो प्रथम अफीम से ही संबंधित था। इसीलिए इस व्यापार का नाम अफीम रखा गया, प्रथम अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ है। ठीक है, वो भी बताएंगे हम आगे अगला वीडियो में। तो यही मतलब कि व्यापार करते करते अफीम का इतना बढ़ गया कि क्या ही बोले, युद्ध करना पड़ा। ठीक है, युद्ध का समस्या आ गया है, ऐसा स्थिति आ गया कि युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम प्रथम अफीम युद्ध रखा गया। और किस आधार पर? क्योंकि ये जो व्यापार का जो विवाद चल रहा था वो अफीम से ही चल रहा था। ठीक है, तो देखिए अब। और हाँ, इसमें क्या हुआ कि इसमें चीन ही क्या ही बोले, पराजय ही हुआ। चीन का क्या हुआ? पराजय ही हुआ। अब समझ लीजिए कारण। ठीक है, इनका कारण देखिए, क्योता का प्रथा जो इसका एक कारण बना था, वो बताने वाले हैं। ठीक है, हम जो व्यापारिक विषमता था वो एक कारण बना। कि व्यापारिक संतुलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास भी था, ये इसका भी एक कारण था। ठीक है, ओंगल चीनी का संबंध भी इस क्रांति का कारण था। ठीक है, इस युद्ध का कारण था। राज्य क्षेत्रित अधिकार भी इसका कारण था। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रथम अफीम युद्ध का ये सब कारण था। ये सब 5 6 7 कारण है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, लॉन्ग थोड़ा वीडियो बनेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। समझते हैं कि जो प्रथम अफीम युद्ध था उनका क्या कारण था कि एक बहुत बड़ा एक व्यापार करते करते इस व्यापार इतना चरम अवस्था में पहुंच गया कि एक युद्ध करना पड़ा। उसका कारण बताते हैं, बस मेरे बात को ध्यान से ही समझना, बस एक एक बात को समझना, हम जो बताएंगे वही कारण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कारण जैसे कि बताए थे आपको, कयोती की प्रथा। क्या था? कि कयोता की प्रथा। ये कयोता क्या था? ठीक है, कयोता क्या था बस यही जान लीजिए। कयोता एक प्रणाम करने का एक प्रक्रिया था, जो कि झुक कर करना पड़ता था। 9 बार झुक कर प्रणाम करने की प्रथा था। एक प्रथा था, क्या होता था कि जो सम्राट के सामने उपस्थित होने पर उन्हें 9 बार झुक कर प्रणाम करना पड़ता था। यही था कयोता की प्रथा। इसी कारण से इस युद्ध का कारण बना। बस यही आप समझ लीजिए कि एक प्रथा था झुकने वाला, 9 बार झुकता था सम्राट के सामने। बस इतना दिमाग में रखना और कुछ नहीं रखना है, बस आपको पॉइंट याद रखना, उसी में बनाएगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पूरा लाइन शुरू से लेकर अंत तक, बस। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। आपको सिर्फ मेन टॉपिक बता दिए। देखिए, कविता प्रथा चीन में विदेशियों को, स्पेशल विदेशियों को, ठीक है, जो बाहर में आता था, बाहर से जो भी आते थे, जैसा कि विदेशी व्यापारी, चीन में सम्राट के प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट करनी होती। ठीक है, सम्राट के सामने उपस्थित होने पर 9 बार झुककर प्रणाम करना पड़ता था। द नाइन द प्रोवेशन से नाम से जाने जाने वाली ये प्रथा अंग्रेजों, दूतों, ईसाइयों, धर्म प्रचारों के लिए सम्मानप्रद नहीं थी। ये वे कविता का पालन करने में हिचकिचाते थे। अंग्रेज व्यापारी एवं दूतों ने इस प्रथा को इसीलिए भी उचित नहीं माना क्योंकि इससे उनके राष्ट्र सम्मान पर ठेस पहुंचती थी। धर्म प्रचारकों के लिए देखिए, धर्म प्रचारों के लिए पोप की सत्ता सर्वोपरि थी, ना कि चीनी सम्राट की तरह। चीनी सम्राट की स्वच्छता में इसे आँच आना
स्वाभाविक था। स्पष्ट है कि अंग्रेज जाति इस प्रथा के समाप्ति की पक्षपाती थी, जो कि चीन में तब तक संभव नहीं था जब तक ब्रिटिश जाति का चीनी शासन का पूर्व स्थापित नहीं होता। वही बोले हैं, वही हम बोले हैं। मतलब कि क्या होता था कि जो अंग्रेज दूत हुआ, ईसाई हुआ, इनके प्रचारक के लिए मतलब कि उनके समान प्रश्न नहीं था। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि नहीं थी, उनके लिए चीन के सम्राट भी नहीं था। उनके लिए धर्म प्रचारक पोप, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था पोप, ना कि चीन के सम्राट था। अब वो चीन के सम्राट के सामने झुकेगा तो स्वाभाविक सा बात है उनको देश राष्ट्र हित के लिए ठेस पहुँचेगा। तो इस कारण से कहीं न कहीं इस युद्ध का कारण बना है। ठीक है, तो हो गया, समझ गए तो होता पड़ता। आइए अब दूसरा। ठीक है, ये व्यापारिक विषमता क्या था। ठीक है बस इतना समझ लीजिए कि चीन चीन में सब कुछ था। चीन को दूसरे देश से आयात करने का मतलब कि कोई सामान आयात ही नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि वो सभी चीज़ों का निर्यात करेगा। जैसे क्या हुआ, चीन से रेशम हुआ, चाय हुआ, रबर हुआ, सोयाबीन हुआ, सिल्क, नानकिंग और निर्यात होता था। चीनी सम्राट यही सोचता था कि चीन में सब कुछ है, चीन सिर्फ निर्यात करेगा, आयात नहीं करेगा। ठीक है, इस स्थिति से ऐसा स्थिति बन गया चीन में कि चीन के लोग यही बोलेगा कि अरे चीन का व्यापार लोग तो ऐसा है वैसा है, उससे क्या ज़रूरत है, वो उससे मतलब उससे क्या ही लेंगे, सब कुछ तो हमारे पास ही है। मतलब कि चीन का जो व्यापार था और विदेशी व्यापार जो चीन में आते थे, उन दोनों के बीच कहीं न कहीं खाई बनता गया। ठीक है, खाई बनते बनते एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, और अंततः युद्ध हो गया प्रथम युद्ध। ठीक है, बस दूसरा पॉइंट में यही समझना है। दूसरा पॉइंट में यही समझना, अभी हम पढ़ के बताएंगे आपको। ठीक है, बस आपको समझना, जो बताएं बस उसी को समझना है। देखिए, व्यापारिक विषमता। चीन, देखिए, चीन साम्राज्य में प्रारंभ में विदेशी व्यापारियों को एक तरफा था। यूरोप वस्तुओं को चीनी लोगों ने कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। चीन के साथ व्यापारिक संतुलन स्थापित करने के लिए विदेशी व्यापारियों के पास कोई ऐसा वस्तु नहीं थी जिसे वे चीन को बेचकर व्यापारिक संतुलन कायम कर सके। चीन से रेशम हुआ, चाय हुआ, रबर, सोयाबीन, सिल्क, नानकिंग का निर्यात होता था। यही कारण था कि चीन के सम्राट ने लॉर्ड माउंटबेटन से व्यापार के प्रति अपने रवैये को विषय में ये कहा था कि हमारे स्वर्ग के समान एवं अद्भुत साम्राज्य में प्रत्येक वस्तु का बहुत याद है। मतलब सब वस्तु वहीं पे है, चीन में ही। हमें किसी भी वस्तु का याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अभी हमको बताएं, जिसका हम निर्यात के बदले में हम बड़े देशों के व्यापारियों को स्वीकार करें। चीनी साम्राज्य को इस दृष्टिकोण के कारण चीनियों ने ये समझना प्रारंभ कर दिया कि वो विदेशियों से मनमाना व्यवहार करेगा। देखिए, मनमाना व्यवहार करेगा, खाई बनता गया चीनी और विदेशियों का। ठीक है, उसका आगे देखिए, मनमाना व्यवहार कर सकते हैं। विदेशी व्यापारियों को केटन में व्यापार करने की अनुमति तो थी, परंतु वह पूरे वर्ष वहाँ निवास नहीं करती थी। केटन जो बंदरगाह था, वहाँ पे चीनी लोग मतलब ये बाहर के लोग, विदेशी लोग कर सकता था, लेकिन वहाँ पूरा वर्ष नहीं कर सकता था। और यहाँ तक कि वो ग्रीष्म ऋतु में उन्हें मकाओ जाना पड़ता था। अतः विदेशी व्यापारियों को मुआवजे में अपने परिवार को रखकर केटन में व्यापार करने के विवश थे। ठीक है, उसका आगे देखिए, अतः विदेशी व्यापारियों को मकाओ में अपने परिवार को रख कर केटन में व्यापार करने में व्यस्त थे। यही नहीं चाहे चीनी अधिकारी विदेशी व्यापारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किए गए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों ने केटन के व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। 1715 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केटन में अपनी उद्योगशीला स्थापित कर ली और कंपनी के देखिए कहाँ और कंपनी के अधीक्षकों ने प्रायः सभी विदेशी व्यापारियों को वकालत में अहम भूमिका निभाई, पालन कर दी और स्पष्ट रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक विषमता को दूर करने का प्रयास प्रारंभ कर लिया। ये तो बात का बात है। ठीक है, ये सब बात की बात है। यहाँ तक आप समझिए कि पहले चीन के सम्राट यही सोचता था कि हमारे पास सब कुछ है, हमें विदेशियों से कोई आयात नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए विदेशियों से। लेकिन अंततः क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझिएगा। ये समझ गए तो आप पूरा फिल्म युद्ध के बारे में समझ गए। ठीक है, तो व्यापारिक असंतुलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास, मतलब कि संतुलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास हो रहा है। व्यापार करने के लिए संतुलन बनाए रखना चाहता है। अब देखिए क्या हुआ, चीन के व्यापार में अपना सिक्का जमाने के लिए अंग्रेजों के लिए एक नितांत आवश्यक थी। एक चाल चला चीन के व्यापार करने में, मतलब कि वहाँ पे पकड़ने में, चीन के व्यापार को पकड़ने में अंग्रेज लोग मतलब क्या ही बोले, एक अंग्रेजों ने एक चाल चला
ठीक है। एक नितांत आवश्यकता थी कि वो चीन के व्यापारिक असंतुलन को तोड़े। जो उसका असंतुलन था चीन में, चीन के व्यापार जो चीन में जो ही था उसको तोड़े, चीन के ही व्यापार को तोड़े, और ताकि हम अपना यहाँ पे जगह बना लें। सोच लीजिए अंग्रेज़ क्या सोच के आया चीन में। अतः अंग्रेज़ों ने व्यापारियों को संपर्क बनाकर चीन में अफ़ीम युद्ध का सेवन किया और कुछ चीनियों को पकड़ा, मतलब कुछ दिया वगैरह, मतलब अपना तरफ किया, और यहाँ पे अफ़ीम का सेवन के प्रचार के लिए बल देना प्रारंभ कर दिया। पूरा अफ़ीम, खलीज हर जगह अफ़ीम अफ़ीम अफ़ीम। प्रारंभ में उन्होंने तंबाकू के साथ अफ़ीम मिलाकर लोगों को मुफ्त में देना प्रारंभ किया। शुरू में अफ़ीम मिलाकर, मतलब कि अफ़ीम में मिलाकर तम्बाकू के साथ पूरा दिया था, तम्बाकू में अफ़ीम मिला के पूरा दिया था चीन के लोगों को, ठीक है। जब चीनी अफ़ीम के आदी होने लगे तो उन्होंने शुद्ध अफ़ीम को बेचना प्रारंभ किया। अफ़ीम की मांग में चीन किस प्रकार बढ़ती गई, अखिललिखित तालिका से स्पष्ट। देखिए अब जब लोग दम, जैसे कि अब उदाहरण बताते हैं, जैसे कि अब चाय डेली पीते हैं तो आपका आदत बन गई, आप चाय नहीं पिएंगे तो कुछ अलग फीलिंग लगने लगता है। जिसका आप शौकीन रहते हैं, डेली करते हैं, अब उसका शौकीन अब जिसको नहीं मिलेगा तो अचानक तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है दिमाग में, शरीर में। तो चीन के लोगों में अफ़ीम 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 अफ़ीम, नहीं चाय नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा, ऐसा स्थिति था। मतलब कि क्या ही बोले, खाली अफ़ीम चाहिए उस लोगों को। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि शुद्ध अफ़ीम बेचने लगा और अधिक दाम में बेचने लगा। अब अधिक दाम में बेचने लगा, उसका मांग बढ़ गया तो अंग्रेज़ पूरा दम चीन में लूटने लगा। अब यहाँ से समझिए, ठीक है, यहाँ से समझिए क्या खेला हुआ। देखिए 1800 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक, ठीक है, अफ़ीम की जो पेटी भेजी गई थी वो 4000 था, लगभग 4000 था। लेकिन 1821 से 1828 तक में ये बढ़कर 9708 हो गया। चीन में 1828 से 1835 तक ये बढ़कर 18000 हो गया। डबल होता गया। क्या हुआ? डबल होता गया। सोच लीजिए प्रत्येक पेटी में 133/1/2 पॉइंट का अफ़ीम होती थी। सोच लीजिए इतना पैसा का होता था एक पेटी में, एक पेटी में। लेकिन ये 18,000 पेटी है। सोच लीजिए कितना कमाया होगा अंग्रेज, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट खत्म हो गया, अब चौथा पॉइंट मार। राज्य क्षेत्रता और अधिकार, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी अफ़ीम युद्ध के कारण बना था। केटन में, जो केटन बंदरगाह था, में व्यापार करने वाले सभी विदेशी व्यापारियों पर चीन की परंपरा के अनुसार चीनी कानून लागू होते थे। देख लीजिए, यदि आप कहीं भी व्यापार कर रहे हैं चीन के क्षेत्र में, यदि आप बाहर के व्यापारी के हैं तो आपको चीन के कानून मतलब चीन के कानून मानना पड़ता होगा, ठीक है। अंग्रेज व्यापारी इस नियम का असंतुष्ट, वहाँ का अंग्रेज जो व्यापारी था वो चीन के जो कानून था उससे तो असंतुष्ट है, क्योंकि इस नियम के अनुसार अंग्रेज अभियुक्त का निर्णय चीनी अदालत में होता था। अंग्रेजी व्यापार चाहते थे कि अंग्रेजी व्यापार का अभियुक्त मामला अपने देश के न्यायालय में हो। सही बात है, अपने देश के न्यायालय में होना चाहिए। एक प्रकार से वो राज्य क्षेत्रता अधिकार की मांग कर रहे थे, और कहीं न कहीं ये आगे जाके युद्ध का कारण बना, और इस प्रकार अफ़ीम युद्ध का कारण बना, ठीक है। 4-5 हम आपको बताएं अफ़ीम युद्ध के कारण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था।